Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study for You. फ्रेंड्स, किसी भी बच्चे या व्यक्ति या औरत इन सभी के विकास के लिए एकमात्र कारण है वो है शिक्षा। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा के कल्याण के लिए हम सभी को अपना प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। कोई भी राष्ट्र या देश अपने नागरिकों को शिक्षा के अधिकार से दूर रखता है तो वो विकसित या कल्याणकारी राज्य या देश की सूची में कभी भी नहीं आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश को अगर विकसित या फिर कल्याणकारी राज्य या देश की सूची में आना है तो उसे अपने देश की शिक्षा को सुधारना पड़ेगा। अर्थात हम किसी भी शिक्षा को प्रगति पाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और हमारी सरकार को इस पर हर संभव प्रयास करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज हम शिक्षा के निजीकरण से जुड़ी हर पहलुओं पर बात करेंगे, तो इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए जानते हैं शिक्षा का निजीकरण, जिसे हम इंग्लिश में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं शिक्षा का निजीकरण का अर्थ, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। प्राचीन काल से ही शिक्षा मानव जीवन का अभिन्न अंग रहा है, क्योंकि यह मस्तिष्क का विकास करके निपुण बनाता है, जो जीवन को संतोषजनक बनाने में मदद करता है। तो जो प्राचीन काल से शिक्षा है, ये मानव जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग था, क्योंकि मस्तिष्क का वृद्धि करके संवर्धन कर दक्षता प्राप्ति द्वारा जीवन को संतोषजनक बनाती है। ऐसी धारणा है कि शिक्षा का सर्वव्यापीकरण 20वीं शताब्दी से ही संभव हुआ था। आज शिक्षा मानव की मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति में सीखने और अपने आप को शिक्षित करने की ललक होती है और शिक्षा से ही उसे आवश्यक ज्ञान द्वारा जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सुसज्जित करती है। आज के समय में शिक्षा वह नींव है जिस पर आधुनिक समाज के स्तंभ खड़े हैं। अनौपचारिक एवं सस्ती शिक्षा आज अति विशिष्ट हो गई है। इसका कार्य क्षेत्र भी काफी विस्तृत हो गया है। अधिकांश देशों में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा देते समय विषय वस्तु के संगत स्वीकृत सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं को स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन भारत जैसा विकासशील देश आर्थिक दबाव के कारण शिक्षा पर अधिक व्यय वहन नहीं कर सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति को उच्च शिक्षा देना संभव नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के पास इतना आर्थिक मदद नहीं है, उनके पास पैसों की दिक्कत है। इसीलिए भारत सरकार क्या करती है, शिक्षा को भी वो धीरे धीरे निजीकरण में करने का प्रयास कर रही है, जिसके कारण आज शिक्षा प्राइवेटाइजेशन होती जा रही है। लेकिन भारत जैसा विकासशील देश आर्थिक दबाव के कारण शिक्षा पर अधिक व्यय नहीं कर सकता है। हमारा शिक्षा पर व्यय हमारे सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 2.8% है, जबकि विकसित देशों में सामान्यतः स्वीकृत मानदंड 6% या उससे अधिक है। ओके, इसके फलस्वरूप शिक्षा यहाँ बड़े प्रचार से वंचित रही है और इसका उत्तर है शिक्षा का निजीकरण। आज देश में शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप हमारी लगभग 2/3 आबादी शिक्षित तो हो गई है, लेकिन अभी भी भारत को 20वीं शताब्दी में विश्व के सबसे अधिक अशिक्षित लोगों के देशों में उपाधि दी जाती है। सरकार तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर शिक्षा कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाने में अपने आप को असहाय पाती है। ऊपर से कोर्सों की कमी एक गंभीर समस्या है। अतः शिक्षा विशेष उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी की जरूरत है। बहुत पहले से ही शिक्षा का निजीकरण प्रेरित हुआ है। निजी क्षेत्र शिक्षा में संलग्न हो सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं शिक्षा का निजीकरण के गुण। विशिष्ट श्रेणी के पब्लिक स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता खासकर ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों से प्रमाणित हो गई है।
सरकार की दोषपूर्ण शिक्षा नीति के साथ सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है। निजी विद्यालय बुनियादी सुविधाओं का उचित प्रबंध रखते हैं। शिक्षा के निजीकरण से अक्षमता, भ्रष्टाचार शिक्षा उपकरण, प्रयोगशाला और पुस्तकालयों जैसे मानवीय संसाधनों के अपर्याप्त उपयोग को दूर किया जा सकता है, जो अब हमारी शिक्षा पद्धति के अनिवार्य अंग बन गए हैं। लेकिन शिक्षा के निजीकरण का नकारात्मक पहलू भी है। फ्रेंड्स, हर एक का दो पहलू होता है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। अगर शिक्षा के निजीकरण का सकारात्मक पहलू है तो इसके कई नकारात्मक पहलू भी हैं। शिक्षा का निजीकरण होने से फायदा ये है कि हमारी जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं हमारे देश में वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आएंगे। ठीक है, जो स्कूलों में पढ़ाई लिखाई में लापरवाही होती थी तो वो सारी चीज़ें कम होंगी। ठीक है, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उपकरणों, इन सब का अच्छे से उपयोग हो पाएगा। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर इसकी कमियां कौन कौन सी हैं। पहला है, शिक्षा का निजीकरण भविष्य में लाभ और निहित आर्थिक लाभों को लाती है। जो श्रेष्ठ स्कूल होते हैं वहाँ पे इतनी अत्यधिक फीस हो जाता है कि जो सामान्य भारतीय हैं उन लोगों के लिए श्रेष्ठ स्कूलों की फीस भरना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो समर्थ नहीं हो पाते हैं। ये समर्थ और असमर्थ लोगों के बीच एक खाई उत्पन्न करती है। शिक्षा के निजीकरण ने समाज के उच्च वर्गों के स्वार्थ के लिए अमीरों और गरीबों के बीच विषमता को बढ़ाने का काम किया है। बिल्कुल फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग सुनते होंगे कि कुछ प्राइवेट स्कूल होते हैं जो बहुत ही हाई फाई होते हैं, बहुत बड़े स्कूल होते हैं। ठीक है, तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है। अब फीस बहुत ज़्यादा है कहने का मतलब कि वहाँ पे अमीर के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, और कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल लेवल के स्कूल होते हैं वो अमीरों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा होती है, और गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जो अमीर और गरीब समर्थ है वो फीस पेमेंट करने के लिए अगर समर्थ है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ क्या हो रहा है, अमीर और गरीब के बीच में विषमता पैदा हो रही है। निजी क्षेत्र तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने में भी अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं। इनमें से कुछ संस्थान विभिन्न पदों पर छात्रों से लाखों रुपए लेकर भी उन्हें बुनियादी शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाती है। यह शिक्षा के निजीकरण के मूल उद्देश्य की उपेक्षा करता है। यदि निजी क्षेत्र प्राथमिक उच्च विद्यालय शिक्षा में संलग्न होते हैं या फिर उसमें लगे होते हैं तो उनमें से अधिकांश संस्थानों में मुख्यतः सरकारी निधि या फिर सहायता प्राप्त संस्थानों में अनुदान प्राप्त धन को अक्सर दूसरे नाम पर खर्च करके स्थिति को बदतर बना दिया जाता है। इस तरह के संस्थानों के शिक्षकों को शायद ही कभी पूरा वेतन दिया जाता होगा, जबकि उन्हें सरकारी वर्ग के समान पूरे रकम की प्राप्ति की एक रसीद देनी होती है और उनके कार्यकाल की कोई गारंटी नहीं होती है। ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को छोड़कर शेष निजी स्कूलों के शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर रुपए दिए जाते हैं। अध्यापन से जुड़े लोगों को बढ़िया भुगतान और उचित देखभाल नहीं की जाती है, इसलिए दीर्घकाल में इसकी क्षति शिक्षा को ही भुगतनी पड़ती है। शिक्षा के निजीकरण के गुण और दोष दोनों हैं। यदि नियंत्रित नहीं है तो इसके दोष संपूर्ण शिक्षा पद्धति को असक्षम बना सकते हैं। फिर भी शिक्षा के परिदृश्य से निजी क्षेत्रों को बाहर रखना संभव नहीं है, क्योंकि सरकारी नीति शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के आदर्श को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। देश के बहुत से क्षेत्रों में शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएं तक नहीं है। इस प्रकार निजी क्षेत्र की शिक्षा में संलग्नता आवश्यकता बनाई गई है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था, आइए आगे समझते हैं। जैसा कि हमने शिक्षा का निजीकरण के गुण देखे, इसका अर्थ जाना, गुण और दोष दोनों समझे, तो आइए अब समझते हैं शिक्षा का निजीकरण के सुझाव कौन कौन से हैं। शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी में आ रही बाधाओं को कम से कम करने की
आवश्यकता पड़ती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं जिससे हम इन कमियों को दूर कर सकते हैं। निजी क्षेत्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका अदा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए हमें राज्य और केंद्र दोनों से स्पष्ट और पारदर्शी सरकारी नीति की जरूरत पड़ती है। तो हमें अगर शिक्षा को उचित बनाना है, ठीक है, उसे लक्ष्य की तरफ ले जाना है, तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों को स्पष्ट तरीके से सरकारी नीतियां बनानी पड़ेगी। दोषी को सख्त और दंडित करने के नियम लागू करना जरूरी है। इस तरह के सभी लाभप्रद तंत्रों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर लेने के बाद सरकार को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को धीरे धीरे अलग करना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। अब यहाँ पे कहने का मतलब है, यदि कोई रूल को तोड़ता है, कोई भी नियम को अगर तोड़ता है, तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। सभी लाभप्रद तंत्रों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर के बाद में सरकार को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को धीरे धीरे अलग करना चाहिए। ये नहीं कि सरकार डायरेक्ट किसी भी शिक्षा को निजीकरण कर दे, उसे डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन नहीं करना है, उसे धीरे धीरे उच्च शिक्षा को सौंपना है और प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना है। ठीक है। एक तरफ शिक्षा के निजीकरण से शिक्षा व्यवस्था में कुछ अनुकूल परिवर्तन आया है, वहीं दूसरी तरफ इनसे गंभीर समस्याओं को भी जन्म दिया गया है, जिनका यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया तो ये देश की नींव को हिला सकती हैं। शैक्षिक संस्थाओं के प्रशासकों के लिए समय आ गया है कि शिक्षा की पवित्रता और महत्ता को महसूस करें और इसका व्यवसायीकरण ना करें। यह सरकार की जवाबदेही है कि उचित कानून बनाकर शिक्षा के निजीकरण से उत्पन्न समस्याओं को रोकें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही हम किसी देश को जज करते हैं कि वो देश कैसा है, वो कल्याणकारी है या फिर नहीं। जिस देश की शिक्षा अच्छी होगी वह देश अपने आप ऑटोमेटिक विकसित हो जाएगा, वो डेवलपिंग कंट्री कहलाएगा। तो किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है, उसे आगे प्रमोट करना है, तो उसे अपने देश की शिक्षा को बढ़ाना पड़ेगा और उसकी गुणवत्ता में सुधार लानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।